हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्टीमेट एजुकेशन सेंटर पर। आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के पार्ट 3 पे, जिसमें बड़े वाला क्वेश्चन है निम्नात्मक, उन पे चर्चा करेंगे। वो क्या है, अभी एग्ज़ाम का जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके अनुसार एक ही क्वेश्चन आ रहा है, एक ही क्वेश्चन करना अनिवार्य है। इसीलिए आपको सभी क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि इसमें वीडियो लंबा हो जाता है, देखने में भी प्रॉब्लम आती है और बनाने में भी प्रॉब्लम आती है, क्वालिटी भी कम रह जाती है। इसीलिए देखिए सीरीज के आगे आगे लिखा है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना इस वर्ष के लिए, वहाँ पे आप ध्यान से देखिए। वहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, 8, 12 है, 13, 16, 24, 26 और 28 नंबर क्वेश्चन है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनमें से आपको केवल 4 क्वेश्चन देखने हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि इन 4 क्वेश्चन से ही आपका काम हो जाएगा। बाकी जितना डिटेल में चाहिए वो सब कुछ आगे वाले हम वो वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट कर रखी है वहाँ पे होंगे। तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कौन से किस प्रकार से बड़े लेवल में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे पूरा डिटेल में होगा, चाहे कितना भी टाइम लगे। इसके अलावा आप अपने चैनल को है ये जो अल्टीमेट एजुकेशन सेंटर, इसको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि व्यूज बहुत आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं मिल रहे हैं। शेयर भी हो रहा है वीडियो, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं हो रहे हैं, तो यही प्रॉब्लम है। बाकी देखो, ये आइडिया आया था ना मेरे जिस प्रकार माइंड में, जैसे कि सीरीज को सबसे पहले अपलोड करना यूट्यूब पर, इसी प्रकार के मेरे माइंड में और भी आइडिया है जो एग्ज़ाम के ख़त्म होने के बाद में मैं स्टार्ट कर दूंगा। बाकी बहुत अच्छा है, आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं है ऐसा जो समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में नहीं आई तो आप कॉल, मैसेज, ईमेल है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, या कमेंट पर, किसी भी प्रकार से आप किसी भी प्रॉब्लम है आपकी तो वो पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार से। तो देखिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं? पुनर्जागरण के क्या कारण थे? यह सर्वप्रथम इटली में ही क्यों प्रारंभ हुआ? पुनर्जागरण युग में कला, साहित्य और विज्ञान की प्रगति का वर्णन कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन है, वो आते हैं यूपीएससी में भी आती है, मेंस में आते हैं, लेकिन वहाँ पे इतना डिटेल में नहीं लिखना होता है, जिसकी प्रासंगिकता लिखनी होती है वर्तमान से जोड़कर। तो देखिए हम अभी कॉलेज एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं। देखिए, सभ्यता एवं संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में आशातीत विकास होने के कारण ही इसका अर्थ फिर से जागरण लिया गया है। ये हमने पहले वाले पार्ट में चर्चा की थी कि वर्ल्ड हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे एंशियंट हिस्ट्री, मिडवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो वहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री थी वो काफ़ी अच्छी थी, विकसित थी, जबकि जो मिडवल हिस्ट्री आई थी उसमें क्या हुआ, उसमें कोई विकास नहीं हुआ। तर्क वितर्क स्वतंत्र चिंतन की बाध्यता थी, वो समाप्त हो गई। इसी वजह से क्या वापस जब ये आया था मॉडर्न युग, पुनर्जागरण का, जब हम बोल सकते हैं पुनर्जागरण का काल, तो इसके बाद से वापस क्या हुआ, फिर से जागना हुआ, फिर से स्वतंत्र चिंतन का विकास हुआ, इसीलिए इसे पुनर्जागरण कहते हैं। अब देखिए इसके बारे में जो 1 लाइनर क्वेश्चन है वो देखिए। पुनर्जागरण का अंग्रेजी शब्द रिनेसेंस है। यह फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पुनर्जन्म। अतः पुनर्जागरण मनुष्य की उपलब्धियों की ओर संकेत करता है। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप जनसाधारण क्रमशः परलोक में रुचि कम रखने लगे और इस लोक के विषय में अधिक जिज्ञासा रखने लगे। अतः पुनर्जागरण एक उदार सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने विज्ञान, व्यवसाय, धर्म और शासन में परिवर्तन किया। तो आप इसको एक बार और वापस रीडिंग करेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार मनुष्य की उपलब्धियों की ओर संकेत करता है, किस प्रकार मनुष्य की जो स्वभाव था उसमें चेंजेज हुए थे, वही है। पुनर्जागरण का अर्थ आधुनिक समय में उन सब महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परिवर्तनों से लिया जाता है जो इटली में 1300 ईस्वी के बाद हुए और 1600 ईस्वी तक यूरोप के अन्य भागों में फैल गए। यह पुनर्जागरण किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, इसने मानव समाज के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया। इससे 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप वासियों की मनोवृत्तियों में परिवर्तन आने लगा। वे धर्म के बंधन से मुक्त हो लौकिक जीवन पर स्वतंत्र विचार करने लगे। शिक्षा का विकास होने लगा। प्रादेशिक भाषाओं का प्रचार दिनों दिन बढ़ रहा था। धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद अब प्रादेशिक भाषाओं में होने लगा। देखिए पहले लैटिन भाषा में होता था, फिर किस भाषा में होते। दांते की वो टस्कन वाली कविता देखना, डिवाइन कॉमेडी वाली, जिसमें स्वर्ग और नरक की जो काल्पनिक यात्रा की गई है, तो वो वहाँ पे समझना इसमें भाषा का किस प्रकार चेंजिंग हुआ। इससे शिक्षा के क्षेत्र में नवीन लहर का जन्म हुआ। जनसाधारण के लिए शिक्षा सुलभ हो गई, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस आई थी ना 1556 में गुटेनबर्ग ने की थी, तो उससे घर घर में ये बुक्स मिलने लगी, ग्रंथ मिलने लगे। ये सब पुनर्जागरण में हुआ था। कलाकारों की कृतियाँ में अधिक आध्यात्मिकता के स्थान पर मानव समाज का भौतिक जीवन भी प्रतिबिंबित होने लगा। वैज्ञानिक अन्वेषण भी अद्भुत भावना से जनसाधारण के हृदय के अंधकार को दूर कर ज्ञान रश्मियों से आलोकित करने लगा। पुनर्जागरण की परिभाषा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रकार दी। पुनर्जागरण का अर्थ विधा, कला, विज्ञान, साहित्य का पुनर्जन्म तथा यूरोपीय भाषा का विकास है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार ये इस प्रकार के क्वेश्चन है वो बड़े लेवल में आते हैं कि निम्न कथन किसका है। ये बरकर मोदी का है, यदुनाथ सरकार का है,
इसके अलावा जो डॉक्टर माणिकलाल गुप्ता है, हिस्ट्री के बड़े बड़े हैं, देखो यहाँ पे डेविस का भी लिखा हुआ है। तो इनमें कथन पूछा जा सकता है कि कौन सा कथन किसका है। पुनर्जागरण के कारण देखिए, अब पुनर्जागरण यूरोप की एक आकस्मिक घटना नहीं थी जो किसी अमुक दिन अमुक घटना में घट गई। इसके पूर्ण होने में कई सदियां लगी। डेविस ने इस मत पर अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा कि पुनर्जागरण विकास की एक कर्मिक विधि थी जिसने अपनी चरम सीमा पर पहुंचने में 2 या 3 शताब्दियां ली। इसका प्रारंभ किसी एक कारण से न होकर अनेक कारणों से हुआ जो निम्न प्रकार से हैं। देखिए, पुनर्जागरण एक दिन में नहीं हुआ था, धीरे धीरे हुआ था, धीरे धीरे आविष्कार हुआ था। धीरे धीरे आविष्कार किस प्रकार से जिस चीज़ की जरूरत होती है उसी के साथ उसका आविष्कार होता है। इसलिए कहा जाता है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ये यहाँ पे लागू होता है पूरा का पूरा सिद्धांत। अब देखिए इसके कारण क्या क्या थे पुनर्जागरण के। तो देखिए धर्म युद्ध, यहाँ पे धर्म युद्ध बहुत ही कम लेवल में दिया गया। जब हम वहाँ पे पढ़ेंगे ना 1095 से लेकर, तो पढ़ेंगे कितने धर्म युद्ध हुए थे। उसमें बाल युद्ध कौन सा था, बाल धर्म युद्ध, अफ्रीका में ले जाकर किसको बेचा गया था, वो यात्री कौन था, वो व्यापारी कौन था। इस प्रकार के सभी क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे। यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ। अपने अस्तित्व की रक्षा हेतु ईसाइयों को तुर्की के मुसलमानों के साथ कई धर्म युद्ध करने पड़े। देखिए ईसाइयों और तुर्की के मध्य जो युद्ध हुआ था 1053 ईस्वी में धर्म युद्ध, तो वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1253 में है या 1053 में है, वापस माइंड में नहीं आ रहा। धर्म युद्धों में यद्यपि ईसाई लोग तुर्की पर विजय नहीं हुए, पर इन युद्धों का यूरोप पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। इन युद्धों की पराजय से ईसाइयों को अपनी अवस्था का ज्ञान हो गया और वे संगठित होकर विदेशों में जाने लगे। इन युद्धों में भाग लेने के कारण वे पूर्वी देशों के संपर्क में आए। इन युद्धों में भाग लेने के कारण यूरोपवासियों को समुद्री मार्गों का ज्ञान हो गया, जिससे यूरोपवासी अब पूर्व में जाने से नहीं हिचकिचाते थे। इन युद्धों में सभी वर्गों के लोगों ने भाग लिया था। बहुत से व्यापारी भी युद्ध के बहाने पूर्वी देशों में मध्य सागरीय प्रदेशों की ओर रवाना हुए। इससे यूरोप वालों के विचार संकीर्ण न रहे और व्यापार में प्रगति करने लगे, जिसका पुनर्जागरण पर भारी प्रभाव पड़ा। तो देखिए धर्म युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, ईसाइयों और तुर्कों के मध्य हुआ था जेरूसलम पर अधिकार को लेकर। तो उसमें क्या हुआ, ईसाई हार गए थे, जिन्होंने चर्च और धर्म का संरक्षण प्राप्त था वो हार गए। तो इससे क्या हुआ कि एक तो चर्च का जो अंधविश्वास था टूट गया, जो ईश्वर की उन पर कृपा थी वो भी टूट गई, और उनका जो कनेक्शन हुआ था वो पूर्वी एशिया से हुआ था, पूर्वी यूरोप यानी एशिया के लोगों से हुआ था। और वो जो अफगानिस्तान वाला मार्ग है इस्तांबुल वाला वो भी बंद हो गया। तो इन्होंने क्या किया, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो इधर आने के लिए इन्होंने समुद्री मार्गों की खोज की थी। ये भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बार बार कहने की जरूरत नहीं है, मैं कभी भी किसी भी वीडियो में नहीं कहता हूँ, तो आप खुद से कर लेना, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी आपको। छापेखाने का आविष्कार देखिए, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। 1556 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने छपाई की जो थी मशीन उसको आविष्कार किया था। अब यहाँ पे क्या हुआ था, देखिए छापेखाने की वजह से पुस्तकें बहुत छपने लगी। पहले हैंड राइटिंग जो हस्तलिखित लिपि से मिलती थी वो बहुत ही कम लोगों के पास ही उपलब्ध होती थी, जबकि प्रिंटिंग मशीन आने के बाद में घर घर तक पहुँचने लगी और उनकी भाषा थी उनमें भी सुधार हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। 1453 ईस्वी में उस्मानी तुर्कों ने बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी पर अधिकार कर लिया। कुस्तुनतुनिया पूर्वी या इजराइल साम्राज्य की राजधानी होने के कारण यूनानी विद्वानों एवं कलाकारों का केंद्र था, पर तुर्की के अत्याचारों से पीड़ित यूनानी विद्वान शरण लेने हेतु पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम आ गए। यूनान के विद्वान अपने साथ कई अमूल्य ग्रंथ लाए। यूरोपवासियों ने अपनी प्रवृत्तियों में यूनानी विचारों को स्थान देना प्रारंभ कर दिया। जीवन के क्षेत्र में नए विचार पनपने लगे, लोगों में नई दृष्टिकोण से सोचने की जिज्ञासा प्रारंभ हुई। अब देखिए कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार है ना, यही है धर्म युद्ध की भी जड़ें इसी से है। तो देखिए क्या हुआ था, जो ये कुस्तुनतुनिया है अभी वर्तमान में अफगानिस्तान काबुल वाला है, उसके आसपास की ये जगह है। और इजराइल की बात करें तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, और जेरूसलम में क्या 3 धर्मों का है, वहाँ पे यहूदी भी है, ईसाई भी है और तुर्क भी है, इसीलिए वहाँ पे हमेशा उस पर अधिकार को लेके हुआ था। अब यहाँ पे बात आपको समझनी है कि कुस्तुनतुनिया या पूर्वी इजराइल साम्राज्य की राजधानी होने के कारण निम्न, अब वहाँ पे युद्ध हुआ तो जो वहाँ के लोग थे यूनानी लोगों का मतलब है, जब हम यूनान की सभ्यता पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम जानेंगे कि यूनान की सभ्यता बहुत ज़्यादा विकसित थी, बहुत ज़्यादा डेवलप थी। तो वहाँ के जो विद्वान थे वो किधर गए, तो वो रोम की तरफ गए, और रोम की राजधानी क्या है, इटली, और इटली से ही क्या हुआ था, एकीकरण, उसका पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था। यही आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानवतावाद। मानवतावाद शब्द है हार्मोनियस शब्द से निकला, जिसका अर्थ होता है उन्नत ज्ञान। अब पुनर्जागरण से पहले क्या होता था, जो परलोक के बारे में सोचा जाता था, लेकिन मानवतावाद का अर्थ होता है कि जो मानव के बारे में, इस लोक के बारे में सोचे, मानव के सुखों की बात करे। तो ये भी उसकी एक विचारधारा बनी हुई थी जिसने पुनर्जागरण को जोड़ दिया, तर्क और प्रयोग पर जोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नगरों का विकास। मध्य युग की समाप्ति तक यूरोप के विभिन्न देश बड़े बड़े नगर आबाद हो गए। व्यापार के विकसित होने के कारण धनी व्यापारी वर्ग
निवास करने लगे। धन की प्रचुरता से उनकी इच्छाओं में दिनों दिन वृद्धि होने लगी और उनका जीवन विलासिता की ओर उन्मुख होने लगा। नगरों के ये धनी लोग मुख्य धार्मिक बंधनों से अपने आप को मुक्त मानने लगे। उन्होंने धार्मिक कठोर नियमों की अवज्ञा कर स्वतंत्र चिंतन करना प्रारंभ कर दिया। देखिए हुआ क्या था, अगर व्यापार विकसित होगा तो नगर विकसित होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि मंडियाँ विकसित होगी, मार्केट विकसित होगा। तो यही हुआ था। वैज्ञानिक चेतना भी हुई थी। वैज्ञानिक चेतना में देखिए कुछ वैज्ञानिकों के नाम देखिए, रोजर बेकन, गैलीलियो, कोपरनिक्स आदि ने प्रयोगों और विचारों के आधार पर सत्य की खोज की थी। कोपरनिक्स ने क्या किया, गैलीलियो ने किसकी खोज की, ये सब कुछ छोटे वाले क्वेश्चन में आ गए, तो वहाँ पे आप प्ले लिस्ट में जाके देख लेना, कॉलेज एग्जाम नाम से है वहाँ पे प्ले लिस्ट, तो वहाँ पे देख लेना। नेक्स्ट देखिए भौगोलिक खोजें। अगर देखिए इसका पॉइंट का जो कनेक्शन है वो है कस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। कस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने की वजह से अब जो यूरोप के लोग थे वो यूरोप के पूर्वी तरफ आना चाहते थे। जो उनको व्यापार में घाटा हुआ, व्यापार में नुकसान हुआ, तो उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज का निकाला उपाय। नेक्स्ट देखिए यूरोप व्यापारिक क्रांति। भौगोलिक अन्वेषण के परिणाम स्वरूप यूरोप का व्यापार का क्षेत्र अधिक विस्तृत हो गया। पहले वो यूरोप में करते थे, उसके बाद में एशिया में भी आने लगे। जो पश्चिमी एशिया यानी पूर्वी यूरोप की तरफ भी आने लगे थे। जुगेरियन श्रेणी या कैस्पियन सागर के इधर पार आने लगे। क्या नाम है उस पर्वत का, यूराल पर्वत के आर पार होने लगे थे। नेक्स्ट देखिए पूंजीवाद का प्रादुर्भाव। अगर व्यापार होगा तो पूंजी है, उस पूंजी भी ज़्यादा होगी, व्यापारी लोग हैं वो धनी हो रहेंगे, तो उसका भी प्रभाव पड़ा। स्कॉलास्टिक विचारधारा का प्रभाव। अब देखिए ये स्कॉलास्टिक विचारधारा ये बहुत अपने आप में एक शब्द है, यही समझने लायक है। देखिए अरस्तु का तर्कशास्त्र और सेंट ऑगस्टाइन का तत्व ज्ञान है, यही स्कॉलास्टिक विचारधारा है। इस विचारधारा में क्या है, अरस्तु के जो तर्क शामिल है और सेंट ऑगस्टाइन के ये तत्व ज्ञान है। इस विचारधारा के व्यक्ति धर्म तथा तर्क दोनों में विश्वास करते हैं, मतलब धर्म को तर्क की दृष्टि से लेते हैं। देखना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये दो विचारधाराओं में विभक्त हो गया। आधुनिक विचारधारा के अनुसार धर्मशास्त्र को समझने के लिए श्रद्धा आवश्यक है। ये बात बिल्कुल अभी भी प्रासंगिक है कि धर्म को अगर समझना है तो उसमें विश्वास रखना पड़ेगा। मार्टिन लूथर इस विचारधारा की प्रणेता थे, किसके, धर्मशास्त्र को समझने के लिए श्रद्धा आवश्यक है। दूसरी धारा ने जो प्राचीनता पर आधारित थी, तर्क पर विशेष जोर दिया। ये थॉमस एक्विनास के विचारों से प्रभावित थी। अगर हम थॉमस एक्विनास की बात करें ना, तो इसका जो हमने पहले पेपर में बनाया था, जो पॉलिटिकल का बनाया था, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स का, तो वो थॉमस एक्विनास के बारे में हमने पढ़ा था कि इसे अरस्तु भी कहा जाता था। और इसने अरस्तु की जो पुस्तक थी पॉलिटिक्स, उस पर एक निबंध भी लिखा था, उस पर एक विवरण भी लिखा था। थॉमस एक्विनास तो जो थे वो सेंट ऑगस्टाइन और अरस्तु दोनों के विचारों से प्रभावित थे। इनके परिणाम स्वरूप लोग तर्क सम्मत धारणाओं पर विश्वास करने लगे और तर्कहीन मान्यताओं से मोह मोड़ने लगे। ये सब पुनर्जागरण की वजह से हुआ था। तो इससे क्या हुआ, लोगों की सोच समझने की जो क्षमता थी वो बढ़ी। जो सामंतवाद मध्यकालीन इतिहास में हुआ था वो सब पीछे रहने लगा। इसी प्रकार पुनर्जागरण आगे आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशाल मंगोल साम्राज्य की स्थापना। चंगेज खां की मृत्यु के उपरांत कुबलाई खां ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। अब ये मंगोल साम्राज्य कहाँ है, तो ये चीन के ऊपर मंगोलिया, जो गोबी का मरुस्थल कहा जाता है, वहाँ पे है। इसमें वह क्या, चंगेज खां नाम का एक आदमी था। ये खानाबदोश जनजाति थी ये चंगेज खां। बाबर का भी इनसे कनेक्शन रहा था। अपने इंडिया में युच्ची, कुषाण पढ़ते हैं ना, कुजुल कड़पिसिस, तो उनका संबंध है वो कबूलाई खां। ये इन लोगों ने परेशान किया तो वो मध्य एशिया की तरफ गए और फिर मध्य एशिया से पाकिस्तान में किस दर्रा से होकर भारत में प्रवेश किया था, वो सब हम इंडिया की हिस्ट्री में पढ़ेंगे। बहुत ही जल्दी स्टार्ट होगी, तो आप सब्सक्राइब कर ली चैनल को और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिए। अगर स्पीड फास्ट है तो थोड़ी सी धीरे कर ले। वेनिस निवासी मार्को पोलो 1272 में उसी के दरबार में गया था। किसके में, कुबलाई खां के दरबार में गया था। पेकिंग और समरकंद अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र बन गए थे। ये कहाँ पे है, तो ये चाइना में है। वेनिस निवासी मार्को पोलो 1272 ईस्वी में उसी के दरबार में गया था। मार्को पोलो के बारे में हमने चर्चा की थी, जो चाइना की सभ्यता का पार्ट फर्स्ट किया था वहाँ पे। तो वहाँ पे हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि इसका जो पिताजी थे वो एक व्यापारी थे और इस मार्को पोलो को भी व्यापारी बनाना चाहते थे, लेकिन इसकी जो रुचि थी वो थी यात्रा में। और इसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है मार्को पोलो को। और इंडिया में भी आया था। ये कब आया था, तो ये 13वीं शताब्दी में आया था। और काकतीय वंश की रानी थी रुद्रमा देवी, उसके बारे में इसका जिक्र किया हुआ है। तो देखिए मार्को पोलो के बारे में हमने पहले वाले अपने वीडियो वहाँ पे मिलेगा और भी ज़्यादा डिटेल में। इसके पिताजी का कहाँ के निवासी थे, उसके पिताजी इसे क्या बनाना चाहते थे और ये क्या बन गया। देखिए विशाल मंगोल साम्राज्य की स्थापना, दरबार में गया कौन, मार्को पोलो। वहाँ से लौट कर उसने अपनी यात्रा का विशुद्ध वर्णन किया। इस वर्णन से यूरोपवासी एशिया आने को आतुर हो गए। उसने क्या है कि एशिया की जो थी उन्नति उसको फैलाया था। इससे उन्हें विश्वास हुआ कि एशिया में बहुत ज़्यादा व्यापार के लिए कच्चा माल है। जैसे हम बोल सकते हैं गरम मसाला हो या किसी प्रकार के उत्पाद हो, गेहूँ चावल या किसी भी जो भी हो। पुनर्जागरण इटली से ही क्यों प्रारंभ हुआ, तो देखिए इसके पॉइंट देख लिए।
हम देखते हैं पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ हुआ, तो वो इटली के फ्लोरेंस नगर से मानते हैं। देखिए कारण पॉइंट देखिए, इटली के नगर ज्ञान और संस्कृति के केंद्र थे, क्योंकि जो यूनानी विद्वान थे 1453 में जब युद्ध हुआ था तो वो सुरक्षा के लिए कहाँ पे आए थे, रोम में आए थे। तो वो नगर क्या बन गए, नगर ज्ञान के केंद्र बन गए। वापस देखना आप, तुर्कियों ने जब कुस्तुतुनिया पर अधिकार कर लिया तो यूनानी विद्वान अपनी पांडुलिपियों को लेकर इटली भाग गए। इसके अलावा रोम व इटली के अन्य नगरों के चर्च लैटिन साहित्य से परिपूर्ण थे, अतः विद्वानों को नवीन ज्ञान का दीप जलाने में यहाँ के संग्रहालय तथा वरिष्ठ पुस्तकालयों ने महान योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इटली के धनी नगर। तो देखिए इटली और पूर्वी देशों के मध्य व्यापार की निरंतरता से इटली के लोग संबंधता को प्राप्त हुए। इन समृद्ध लोगों के लिए संस्कृति को प्रोत्साहन करना संभव हो गया। इन्हीं लोगों ने कलाकारों को प्रोत्साहित किया, प्रतिमाओं के साथ साथ चित्रों का निर्माण करना एक सहज कार्य बनाया। विशाल पैमाने पर भवनों का निर्माण भी कराया गया। संत पीटर का गिरजा जो रोम नगर में आज भी विश्व का एक आश्चर्य बना हुआ है। तो देखिए ये भी यहाँ पे देखने लायक बात है, जो इटली के लोग थे वो धनी हो गए, क्योंकि जब व्यापार होता था जो यूरोप में, तो देखिए यहाँ पे इस साइड से जो पूर्वी यूरोप यानी पश्चिमी एशिया से, और उनके मध्य में कौन था, तो इटली था। तो ये क्या था, विश्राम स्थल के रूप में कार्य करता था बीच में। तो जो यहाँ के लोग थे उनकी इनकम अच्छी थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, साहूकारों और सामान्य जनता के प्रयास। अब यहाँ पे क्या हुआ, कुछ लोग आए थे जिन्होंने पुनर्जागरण को प्रोत्साहन दिया। जो निम्न तबके के लोग थे उनको भी सपोर्ट किया। देखिए इन धनी पुरुषों में फ्लोरेंस के व्यापारी लोरेंजो मैग्निफिसेंट का नाम उल्लेखनीय है। लोरेंजो ने भास्करों, भवन निर्माताओं और लेखकों को खुले दिल से आरक्षण दिया। इटली की जनता भी सृजनशील प्रकृति की थी। साहूकारों और जनता के सम्मिलित सहयोग से कला का विकास हुआ। लोरेंजो ने यूनानी पांडुलिपियों का भी लैटिन भाषा में अनुवाद करवाकर पुनर्जागरण में अपना योगदान दिया था। देखिए ये लोरेंजो था ना, ये बहुत अच्छा इंसान था। इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा करेंगे, पुनर्जागरण का पढ़ाएंगे। तो इसने क्या किया, अपने खुद के निजी पेशे से पुरुष जो लोगों का जो सहयोग किया वो बहुत उल्लेखनीय है। इसी वजह से तो क्या हुआ, इटली में सबसे पहले पुनर्जागरण का विकास हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पोप निकोलस पंचम का सहयोग। संत पीटर के गिरजा का निर्माण कराने वाला निकोलस पंचम ही था। उसने वेटिकन पुस्तकालय की स्थापना की तथा लगभग समस्त रोम का निर्माण करवाया। पुस्तकों के अनुवाद का कार्य उसकी देखरेख में होने लगा। उसने रोम में उल्लेखनीय विद्वानों कलाकारों को आमंत्रित किया। देखिए पोप निकोलस बहुत उदार प्रवृत्ति का आदमी था, तो इस संत पीटर का गिरजा का निर्माण भी कराया। इसके अलावा वो कलाकारों को बहुत प्रोत्साहन करता था। नेक्स्ट देखिए, रोम का लैटिन साहित्य का केंद्र होना। पुनर्जागरण आंदोलन में लैटिन और यूनानी भाषाएं भी सहायक हुई। यूनानी साहित्य तो कुस्तुतुनिया से आने वाले यूनानी विद्वान थे। पुनर्जागरण से पूर्व यूरोप की एक भाषा लैटिन ही थी। इटली लैटिन साहित्य का केंद्र प्राचीन काल से ही चला आ रहा था। इसी कारण वह इस आंदोलन को प्रेरणा देने का प्रधान केंद्र बन गया। दांते कवि को पुनर्जागरण का महान निदेशक एवं प्रेरक माना जाता है। उसने अपनी पुस्तक डिवाइन कॉमेडी में पोप और सामंतों के नैतिक पतन की ओर जनसाधारण का ध्यान आकर्षित किया। उसने स्वतंत्रता तथा युक्तिवाद की भावना का प्रसार किया, और यही भावना नवीन संस्कृति के हर पहलू में पाई जाती है। दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप पहले वाले 2 पार्ट को देख लें, क्योंकि वहाँ से इनका लिंक है, कनेक्शन है। वहाँ पे मैंने इनको अच्छी तरह से बताने की कोशिश की है। यहाँ पे बताएंगे तो वापस रिपीट भी हो जाएगा और लंबा वीडियो बन जाएगा, तो वापस उन्हीं वीडियो को ध्यान से देख ले और सब्सक्राइब कर दे, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दे। इटली में विभिन्न जातियों का होना। देखिए इटली में अनेक जातियाँ थी। देखिए वहाँ पे इन जातियों में गाद, लोम्बार्डी, फ्रैंक, अरब व नारपान जातियाँ प्रमुख थी। ये क्वेश्चन है नेट या JRF के लायक क्वेश्चन है कि कौन सी जातियाँ थी, कौन सी जातियाँ नहीं थी। रोमन बेइज्जती, अरब सभ्यताओं के पारंपरिक संपर्क और खुलेपन के फलस्वरूप मानसिक उन्नयन तथा व्यापारिक, सामाजिक एवं बौद्धिक आंदोलन का होना स्वाभाविक ही था। इटली से प्रारंभ पुनर्जागरण के उपयुक्त आधारों पर ही आधुनिक विश्व का इतिहास में श्री सुरेश चंद्र गुप्त ने व्यापारिक समृद्धि, धनी, मध्यम वर्ग का उदय, रोमन संस्कृति का आधार, विदेशी संस्कृतियों से संपर्क, नगरीय जीवन का उन्मेष, स्वतंत्र नगराज्यों का उदय, पोप, ईसाई धर्म की गिरती प्रतिष्ठा, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का आरंभ, मानववाद का उदय, दक्षिणी पूर्वी यूरोप पर तुर्की के आक्रमण आदि शीर्षकों में विभाजित किया। इनका प्रभाव साहित्य, कला, विद्वान, राजनीति, दर्शन आदि सभी क्षेत्रों में दिखाई देता है। अब देखिए कला एवं साहित्य की उन्नति। देखिए ये वीडियो है वो 20 मिनट से ज़्यादा चल चुका है और एक क्वेश्चन अभी तक नहीं हुआ, इसलिए और जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। इससे देखिए पुनर्जागरण काल में साहित्य की उन्नति के रूप में 2 रूप थे। पहला प्राचीन लैटिन, रोम और यूनानी साहित्य का पुनरुद्धार तथा दूसरा रूप प्रादेशिक भाषाओं में साहित्य का सर्जन था। तो देखिए प्राचीन भाषा में क्या क्या हुआ। देखिए प्राचीन लैटिन और यूनानी साहित्य का पुनरुद्धार 2 ढंग से किया जाता है। पहला ढंग था लुप्त प्राचीन ग्रंथों के
ग्रंथों को खोज निकालना, तो मतलब पहले के ग्रंथ थे उनको खोज निकालना। बहुत से प्राचीन ग्रंथ लुप्त हो चुके थे, लापता हो चुके थे, लोग उन्हें भूल चुके थे तथा इनकी जानकारी नहीं के बराबर थी। इन ग्रंथों को पुनर्जागरण काल के साहित्य सेवियों ने अथक परिश्रम कर ढूंढ निकाला। इन ग्रंथों के नए शुद्ध संस्करण प्रकाशित हुए। प्राचीन साहित्य के पुनरुद्धार का दूसरा ढंग था इस साहित्य का नए दृष्टिकोण से अध्ययन व मनन। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो प्राचीन काल में अच्छे ग्रंथ थे, यूनान और रोम की सभ्यता वो विश्व की बेस्ट सिविलाइजेशन मान सकते हैं, हम इसे जो है सभ्यता मान सकते हैं। तो वहाँ पे ध्यान रखना, वहाँ पे जो ग्रंथ थे उनको वापस चर्चा में लाना। इस प्रकार क्या था, यूनानी साहित्य का पुनरुद्धार करना था, और एक था प्रादेशिक भाषाओं का वापस, प्रादेशिक भाषाएं थी जो प्रचलित भाषाएं थी उनमें करना। तो इसका देखिए छापेखाने का आविष्कार भी हो चुका था। अब यहाँ पे देखिए यूरोप में विभिन्न देशों में साहित्य की उन्नति और विकास का विवरण किस प्रकार हुआ। देख लेना, साहित्य दो प्रकार से विकास किया जा सकता था, प्राचीन के आधार पर और जो प्रादेशिक भाषाओं के आधार पर। इटली में देखिए लगभग 200 वर्षों तक इटली के नगर साहित्य केंद्र रहे। फ्लोरेंस नगर तो साहित्यकारों और कलाकारों का अनुपम भंडार थे। देखो नगर भी भंडार थे। इटली के साहित्यकारों की श्रृंखला लब्ध प्रतिष्ठ कवि दांते से आरंभ हुई। पुनर्जागरण का वो जनक कौन किसे माना जाता है, कमेंट बॉक्स में बताओ। वह हुआ था तो मध्य युग के अंतिम काल में उनकी रचनाएं आने वाले युग की झलक दिखाती थी। दांते की सबसे प्रसिद्ध कृति डिवाइन कॉमेडी। दांते के बाद महान कवि और कहानीकार पेट्रार्क का नाम स्मरणीय। पेट्रार्क को किसका जनक कहा जाता है, मानववाद का जनक कहा जाता है। उसकी सानेट्स क्या होती है, कितनी लाइनों का संग्रह होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। कहानी में साहित्य का भंडार भरने वाले अन्य साहित्यकारों में हास्य कहानीकार बोकेशियो। अब देखिए इटालियन गद्यकार का जनक किसे कहा जाता है, बोकाशियो को कहा जाता है। कवि एरिस्टो, कवि टासी, इतिहास व राजनीति शास्त्र मैकियावेली आदि प्रसिद्ध हुए। अब बताइए पुनर्जागरण का शिशु किसे कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं आए तो याद रखना मैकियावेली को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए जर्मनी में क्या हुआ था। जर्मनी में साहित्यकारों के नाम देखिए, तो देखिए जर्मनी के साहित्यकारों में जानरियुकालिस, क्रेटस, देखिए क्रेटस की सभ्यता भी है। क्रेटस, युवियानस, अल्बिकबान, हर्टन, मार्टिन लूथर आदि प्रमुख थे। मार्टिन लूथर धर्म सुधार आंदोलन का जन्म जाता था, तो तब अथवा बताइए मार्टिन लूथर जर्मनी का था, ये तो है। उसने धर्म ग्रंथ बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद करवाया। इंग्लैंड में अनेक साहित्यकारों ने अपनी बहुअमूल्य रचनाओं से अंग्रेजों के साहित्य का भंडार भरा। अब अंग्रेजों में देखिए कौन कौन से थे, तो देखिए चौसर, मिल्टन, शेक्सपियर, बेकन, एडमंड स्पेंसर, टॉमस मूर, क्रिस्टोफर मार्ले। शेक्सपियर विश्व का प्रमुखतम नाटककार माना जाता है। चौसर की कैंटरबरी टेल्स, मिल्टन का पैराडाइज लास्ट, एडमंड स्पेंसर की फेरी क्वीन अमरकर्तियाँ है। देखिए यहाँ पे एक बार इंग्लिश का जो अंग्रेजों के जो साहित्यकार थे उनमें शेक्सपियर बहुत मोस्ट है, तो इसकी रचनाएं आप देख लेना, बड़े एग्जाम में अभी आती है कंपटीशन में। तो देखिए शेक्सपियर विश्व का प्रमुखतम नाटककार माना जाता है। इसकी एक रचना तो मुझे याद आ रही है, वो है जूलियट सीजर, और एक थी रोमियो, कुछ ऐसे प्रकार की थी, तो वो वापस आप याद रखना। और इसके अलावा चौसर की देखिए कैंटरबरी टेल्स, मिल्टन का पैराडाइज लास्ट, एडमंड स्पेंसर की फेरी क्वीन अमरकर्तियाँ है, जिनका महत्व कभी कम नहीं होता। स्पेन और पुर्तगाल को देखिए, स्पेन और पुर्तगाल में सर्वेंटीज, लोप डी वेगा, कोलेडेटन आदि स्पेन भाषा के मुख्य साहित्यकार थे। सर्वेंटीज का प्रसिद्ध ग्रंथ डॉन क्विग गजिट, इसमें सामंतों को बड़े ही रोचक ढंग से मजाक उड़ाया गया था। तो देखिए जो सामंत थे वो उस समय बहुत ज़्यादा शोषण करते थे, उनका मजाक उड़ाया जाता था कि ये किस प्रकार से शोषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देश का नाम देखिए फ्रांस। तो फ्रांस के जो साहित्यकार थे उनमें देखिए रोबाले, राशिने, फोर्नेल, मोलियार, मांटेन इत्यादि प्रसिद्ध यूरोप के मुख्य देशों के साहित्यकारों के ऊपर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त पुनर्जागरण काल में कुछ प्रमुख थे, जिसमें एरास्मस प्रमुख था। उसका जन्म जो हुआ था एरास्मस का, वो कहाँ पे हुआ था, तो वो हुआ था नीदरलैंड में हुआ था। उसके जीवन का बड़ा भाग यूरोप के विभिन्न देशों का भ्रमण करने और वहाँ की सहायता करने में, साहित्य की सेवा करने में बीता था। अब यहाँ पे देखिए ये नीदरलैंड का था और इसका जीवन जो बीता था वो यूरोप में बीता था। प्रेज ऑफ फोली उसका प्रसिद्ध ग्रंथ था, किसका, एरास्मस का। जन्म हुआ था नीदरलैंड में। इसमें उसने पादरियों आदि को जोरों से मजाक उड़ाया था। नेक्स्ट देखिए साहित्य का विकास पुनर्जागरण काल में। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं पुनर्जागरण काल में कला की उन्नति का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। देखिए स्थापत्य कला में भी हम देखेंगे तो गगनचुंबी इमारतों का निर्माण हुआ था, वो सब देखना है।
स्तंभ मेरा प्रधान प्राचीन पुनर्जागरण काल में स्थापत्य कला की विशेषता थी। अब यहाँ पे लास्ट लाइन देखिए, स्थापत्य कला की पुनर्जागरण काल में उन्नति कराने वालों में फिलिपो बुर्नेलेस्की एवं बामंते आदि प्रमुख थे। ये दो नाम याद रखना, फिलिपो बुर्नेलेस्की और बामंते। अगर बड़े लेवल का अगर आप पेपर दोगे ना, मान लो आपने यूपीएससी का दे दिया और मेंस में ये क्वेश्चन आ गया, तो वहाँ पे ये फिलिपो बुर्नेलेस्की और बामंते का अगर एग्जाम्पल डाल दोगे ना कि स्थापत्य कला में इनका योगदान था, तो आपके नंबर काटने के बहुत ही काफ़ी चांसेज है। और सेम टू सेम कॉलेज में भी यही होता है। अगर हम बात करें कॉलेज में जब पेपर होता है वो उसी लेवल का पेपर होता है। आर्ट्स वालों के लिए ये बहुत बड़ा है, ये ओकेजन बोल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी है कि जो आपको इस प्रकार के एग्ज़ाम देने पे इस प्रकार की प्रैक्टिस करवाई जाती है। क्योंकि ग्रेजुएशन करने का मतलब ही यही होता है कि सिविल सेवा के लिए अब आप है वो क्वालिफिकेशन हो गए, एबल हो गए, पात्रता है आप में, इसीलिए ये पेपर करवाया जाता है। तो आपको ध्यान से देखना है, नेगेटिविटी नहीं लेनी है, पेपर देने से डरना भी नहीं है। पूरा अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो कॉलेज में भी नंबर आएंगे और आने वाले कंपटीशन में भी बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मूर्तिकला। पुनर्जागरण काल में मूर्तिकला ने भी उन्नति की। इस काल में एक नई शैली का उदय हुआ। यह शैली आदर्शवाद और यथार्थवाद का मिश्रण तथा प्राचीन आदर्श और व्यक्तिवाद दोनों से प्रभावित थी। इस काल की अनेक कृतियाँ महत्व रखती है। इस काल का सर्वप्रथम प्रसिद्ध कलाकार दोनातेलो था। उसने ही इस नई शैली को जन्म दिया। किसका? मूर्तिकला को। जो पहले की जो थी आदर्शवाद और यथार्थवाद, उसका सम्मिश्रण किसने किया? तो वो यही था, दोनातेलो। वह इटली के फ्लोरेंस नगर का निवासी था। वह खेलते हुए बैठे हुए बच्चों की मूर्ति बनाने में आश्चर्यजनक रूप से सफल रहा। इसके नाम याद रखना और इनके एक आध एग्जाम्पल याद रखना। उसकी बनाई गई मूर्तियाँ देखने में वास्तविक बच्चे जैसी बढ़ती है। उस समय व्यक्तियों की मूर्ति बनाने में कमाल करता था। डेविड की तांबे की मूर्ति उसकी अनुपम करती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, डेविड की तांबे की मूर्ति किसने बनाई? तो उसी ने बनाई थी। किसने बनाई थी? कमेंट बॉक्स में बताओ। इस काल का सर्वश्रेष्ठ कलाकार माइकल एंजेलो था। उसने यथार्थवाद में आदर्शवाद का बेजोड़ पुट दिया। इटली में रोम और फ्लोरेंस के गिरजाघरों की शोभा उसकी कृतियाँ अब भी बढ़ा रही है। पुनर्जागरण काल की मूर्तिकला अन्य प्रसिद्ध कलाकारों में लुका देला रोबिया और बिराक के नाम उल्लेखनीय है। मूर्तिकला के कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर उस समय के लिए कला प्रेमी धनवानों ने प्रदान किया। धनी लोग अच्छी मूर्तियाँ बनवाने और उनसे अपने प्रसादों क्या होता है देख लेना आप, कमेंट बॉक्स में बताऊंगा, नहीं तो आप बताइए खुद। धनिकों की रुचि ने कलाकारों की अच्छी मूर्तियाँ बनाने में दत्ताचित कर दिया। यहाँ पे याद रखना कौन सा कलाकार क्या कर रहा है, वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन नहीं हुआ अभी तक और 30 मिनट के बाहर जा रहा है वीडियो। देखो चित्रकला में आप देखना तो देखिए, बकवास को अलग कर दीजिए। इस काल का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था, वो था लियोनार्दो दा विंची। फ्लोरेंस का निवासी था। उसके दो चित्र अनुपम है, एक मिलान का अंतिम भोज और दूसरा मोनालिसा। फ्रा फिलिप्पो लिप्पी माइकल एंजेलो माजत्वा भी फ्लोरेंस के थे। माइकल एंजेलो ने रोम स्थित सिस्टाइन चैपल की 2 दीवारों पर व्रत चित्रमाला बनाई थी। इस चित्रमाला को उसने 20 वर्षों में पूरा किया। इस चित्रमाला का एक व्रत चित्र अंतिम निर्णय संसार के सबसे अधिक प्रसिद्ध चित्रों में से एक है, यह याद रखना। माइकल एंजेलो है, इसने सिस्टाइन चैपल की दीवारों को एक व्रतमाला बनाई। नेक्स्ट देखिए, रेफेल और टीसीएचन भी था। रेफेल का स्थान तो चित्रकला विशारदों में सबसे ऊपर। इसके अनेक चित्र बहुत ही सुंदर है। इसमें बहुत सबसे सुंदर और मनमोहक सिस्टाइन मेडोना और मेडोना ऑफ द चेयर नामक 2 चित्र है। सौंदर्य और लावण्य का अनुपम चित्रण रेफेल के चित्रों की आवश्यकता है। पुनर्जागरण के प्रमुख आविष्कार एवं प्रभाव देखिए, 2 महत्वपूर्ण आविष्कार है, पहला बारूद का और दूसरा है तोपखाने का। देखिए बारूद का क्या उपयोग हुआ था, तो देखिए बारूद के उपयोग से क्या हुआ, पहले जो सैनिक थे वो हथियार लोड से लड़ते थे, जिसमें भाला मान सकते हैं आप, जबकि बारूद का आविष्कार होने के बाद में एक हथियार से सबको निपटाया जा सकता है। देखिए यही बात है, तोप की मार से किले ढाए जा सकते हैं। फलस्वरूप सामंतों की शक्ति बहुत ही कम हो गई। यहाँ पे देखिए सामंतवाद, वो जो मिडवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो उनकी शक्ति कमज़ोर हो गई थी, जो राजा थे वो बहुत पावरफुल हो गए थे। और छापेखाने के आविष्कार की वजह से साहित्य वो घर घर तक पहुँचने लगा। यही बात है इसमें। पुनर्जागरण काल में वैज्ञानिक होते देखिए किस प्रकार कौन से जो वैज्ञानिक हुए किन्होंने प्रयोग किए, तो रॉजर बेकर ने 13वीं शताब्दी में प्रयोग किए विज्ञान की नींव डाली। सबसे पहले अगर कोई प्रयोग करना चाहा तो वो थे रॉजर बेकर।
उस समय वैज्ञानिक प्रयोग नई बात थी। 16वीं शताब्दी में पोलैंड के कोपरनिकस ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि पृथ्वी एक ग्रह है और पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर आती है। इससे पहले टोलेमी की विचारधारा थी कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है, जबकि उस विचारधारा का कोपरनिकस ने खंडन किया। इसके अलावा हम मान सकते हैं, वापस पढ़ लेना, कोपरनिकस सिद्धांत अब तक माना जाता है। इस समय के लिए कोपरनिकस का सिद्धांत इतना क्रांतिकारी था कि अपने सिद्धांत को प्रकाशित करने का साहस कोपरनिकस को नहीं हुआ, क्योंकि उससे चर्च का कोप वजन बनना पड़ सकता था और उससे जिंदा जलाया जा सकता था। उसकी पुस्तक 1543 में प्रकाशित हुई। पुस्तक प्रकाशित होने के एक वर्ष ही उसकी मृत्यु हो गई। देखिए इसके अलावा क्या हुआ था। 1600 ईस्वी में जिर्डेनो ब्रुनो ने इस सिद्धांत को दोहराया। इस कथित अपराध के कारण चर्च की आज्ञा से वह जीवित ही रोम में जला दिया गया। एक और वैज्ञानिक गैलीलियो भी जिंदा जला दिया जाता है यदि उसने सिद्धांत का समर्थन करने के लिए क्षमा याचना ना कर ली होती। तो इस प्रकार का एनवायरनमेंट था, किसी को भी फांसी दी जा सकती थी, जो अच्छी बात कहता था। तत्कालीन चिकित्सा शास्त्री को यूनानी विद्वान गैवेल ने विकसित किया। 16वीं शताब्दी में एड्रिन वेसेलियस ने अनेक नई औषधियाँ रसायन शास्त्र को सहायता से खोज निकाली। उसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि मृत मनुष्य के शव को चीर फाड़ करके उसका अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता है। तो देखिए, चीर फाड़ करके मानव शरीर के बारे में जितनी सही जानकारी होती है उतनी शरीर विज्ञानी पुस्तकों को पढ़कर नहीं हो सकती। यह एक विद्वान हार्वे ने शरीर में रक्त का बहना प्रमाणित किया था। ये भी क्या थी? वैज्ञानिक प्रकृति थी। तो आप याद रख लेना, वैज्ञानिक प्रकृति में कोपरनिकस कौन था, टोलेमी कौन था, गैलीलियो कौन था, इस प्रकार के 4-5 नाम है, ये वापस याद करना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, धर्म सुधार आंदोलन। तो देखिए, धर्म सुधार आंदोलन का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है किसको? वो कहा जाता है मार्टिन लूथर को। देखिए दोस्तों, धर्म सुधार आंदोलन का जो मोस्ट क्वेश्चन है, ये इस बार की दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट टाइम तक हम इस पे वीडियो बना देंगे। अब धर्म सुधार आंदोलन तो यही है कि जो चर्च में जो बुराइयां आई थी उनको दूर करने के लिए धर्म सुधार आंदोलन हुआ था। तो देखिए, इनके उद्देश्य थे पोप के अधिकारों को कम करना था, पोप की जो भ्रष्टाचार था उसे फैले हुए थे। अब देखिए, धार्मिक कारण क्या क्या था। देखिए, पोप का स्वरूप विकृत हो चुका था, उसका सिस्टम खराब, पोप का दरबार भी भ्रष्ट हो गया था, वहाँ पे करने वाले काम। इसके अलावा धर्माधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्य की अपेक्षा भी थी। धर्माधिकारियों का विलासी जीवन, धर्माधिकारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर न होना था, क्योंकि वो पत्र बेचे जाते थे ना धर्म के आधार वाले। नेक्स्ट देखिए, धर्म यात्राओं का प्रारंभ भी हो गया था। जेरूसलम की यात्रा करते थे ईसाई लोग, और धर्म युद्ध इसीलिए लड़े गए थे, किस लिए? ईसाइयों के आने पे तुर्कों ने प्रतिबंध लगा दिया। सनी फ्रांस जर्मनी ने भी कई तीर्थ स्थान बन गए। इन तीर्थ यात्राओं को प्रोत्साहन देने का धर्माधिकारियों का मुख्य उद्देश्य धन उपार्जन करना था। धार्मिक सम्मेलन भी हुए, धर्म में मिथ्या डाम्बरों का समावेश हुआ, विभिन्न धर्म सुधारकों का आविर्भाव। हमने इन चीज़ों के बारे में क्या पहले वाले छोटे क्वेश्चन में थोड़ी चर्चा कर रखी है, तो वो वीडियो देखेंगे तो आपको सब इसको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है जॉन वाइक्लिफ, जॉन हेंस, सेवानारोला, इरास्मस आदि धर्म सुधारकों के बारे में चर्चा हो चुकी है। राजनीतिक कारण देखिए, कैथोलिक चर्च का राजनीतिक संस्था होना, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बारे में चर्चा हो चुकी है। छोटे वाले में राष्ट्रीय राज्यों का उदय भी हो चुका है। शासकों में निरंकुशता की भावना थी। शासक वर्ग अपनी जनता को अपनी प्रति निष्ठावान बनाना चाहते थे। अब शासक तो बनाना चाहते थे निष्ठावान, लेकिन जो सामंत थे, जो पंडित वर्ग के जो दलाल थे, वो नहीं चाहते थे। देखिए, राजनीति में पोप का घटता प्रभाव। सन 1409 ईस्वी में पिसा के सम्मेलन में पोप के 3 पद क्रमशः रोम, अविगनन और पिसा में स्थापित हो गए। इससे स्पष्ट हो गया कि पोप की सत्ता का दिनों दिन ह्रास होता जा रहा है, उनके अधिकारों में कमी होती जा रही है। इसके विपरीत शासक वर्ग में स्वतंत्रता की भावना घर करने लगी। इसी कारण भी धर्म सुधार आंदोलन शीघ्रता से सफलता की ओर अग्रसर हुआ। राष्ट्रीय भावना का उदय भी हुआ, क्योंकि पुनर्जागरण इसी बाद की घटना था। पुनर्जागरण का असर इसमें पूरी तरह से हुआ था। व्यापारिक क्रांति का आरंभ हुआ था, पूंजीवाद का उदय भी हो चुका था। धर्माधिकारियों द्वारा विभिन्न कर वसूलना यह भी हो चुका था। देखिए, यहाँ पे बड़े लेवल में आता है तिथ्य कर। अब देखिए, तिथ्य कर क्या होता है। लोग देखिए, तिथ्य कर वो लेते थे धर्म यात्राओं को प्रोत्साहन कर उन्हें भी अपनी आय का साधन बना रहे थे। किसान लोग तिथ्य नहीं देना चाहते थे तथा यात्री धर्मयात्री कर नहीं देना चाहते थे, अतः धर्माधिकारियों के विरुद्ध आलोचना काफी सुगल रहे थे। अब जो लोग यात्रा कर रहे थे वो कर नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो धर्माधिकारी जिन्होंने कर लगाया था उनका विरोध कर रहे थे।
नेक्स्ट देखिए रोम का वैभव। रोम बहुत अच्छी सिटी है अभी भी। धार्मिक अधिकारियों का खर्चीला जीवन, मानववाद, अन्य कारण। देखिए पोप मोचन पत्र। ये पोप मोचन पत्र क्या होता है? जिन व्यक्ति ने पाप कर दिया वो पोप मोचन पत्र खरीदते, इसके पाप धुल जाएंगे। इसका सबसे ज़्यादा विरोध मार्टिन लूथर ने किया था। वैज्ञानिक आविष्कार तथा नवीन देश में खोज, ये पुनर्जागरण का है असर इस पे। नेक्स्ट देखिए छापेखाने का आविष्कार तो गुटेनबर्ग ने कर दी। पुनर्जागरण हो गया। पुनर्जागरण का प्रभाव धार्मिक प्रभाव हो गया। नैतिक प्रभाव शिक्षा संबंधी, राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, धार्मिक युद्धों का प्रारंभ, नागरिक संस्कृति का विकास, कला का ह्रास हो गया। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन था कौन सा धर्म सुधार आंदोलन वाला, तो वो देख लेना किस वजह से हुआ था। एक एक कारण को वापस रीडिंग करेंगे तो वहाँ पे सबको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर का योगदान देखिए। तो देखिए जर्मनी के चर्च के विरुद्ध एक व्यापक एवं सशक्त आंदोलन चला। इस आंदोलन का नेता मार्टिन लूथर था। लूथर का जन्म एक निर्धन खान श्रमिक के घर हुआ था, परंतु वह मेधावी छात्र था। 18 वर्ष की आयु में वे एयरपार्ट विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। जहाँ उसने 4 वर्ष तक अध्ययन किया, परंतु एक अपराध भावना से उसका मन परेशान था। किसका? मार्टिन लूथर का। उसने साधु बनने का निश्चय किया और एयरपार्ट के मठ में जाकर मुक्ति का उपाय खोजने लगा। वहाँ के मठ अधिपति ने उसे अपने पुण्य कार्यों पर भरोसा न रखकर ईश्वर की कृपा पर भरोसा रखने के लिए कहा। यहाँ रहते लूथर ने अगस्टाइन और पाल के, अगस्टाइन कौन था इसके बारे में हम वहाँ पे पढ़ेंगे बड़ी वाली सीरीज में, एक एक शब्द पे पढ़ेंगे। पाल के लेखकों का अध्ययन किया। उसने ज्ञान का हुआ मनुष्य किसी भी पुण्य करने में समर्थ नहीं है, उसकी मुक्ति केवल ईश्वर की श्रद्धा और भक्ति से ही हो सकती है। इसी से लूथर को संतोष नहीं हुआ। तत्पश्चात 1508 में विटनबर्ग विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बन गया। 1510-11 में वह रोम गया, जहाँ उसने देखे बड़े बड़े धर्माधिकारी अनुचित तरीके से धन का संग्रहण कर रहे थे। उनके भ्रष्ट आचरण को देखकर उसे विश्वास हो गया धर्म के सबसे प्रमुख शत्रु प्रधान संस्था है उनके संचालक। 1517 ईस्वी में पोप विमोचन पत्रों की बिक्री ने उसे प्रकट रूप से विद्रोही बना दिया। कैथोलिक धर्म में किसी द्वारा व्यक्ति द्वारा किए गए पोप से उसे तभी क्षमा मिल सकती है जब वह व्यक्ति अपने पाप के लिए पश्चाताप करे और भविष्य में पाप न करने की संकल्प करे। इससे पाप करने वाले व्यक्ति के लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। मृत्यु के बाद ऐसे पापी लोगों को आत्मा को अस्थायी तौर पर अपने पापों की थोड़ी बहुत सजा मिलती है। देखिए क्या हो रहा था पोप विमोचन पत्र से। इंटेलिजेंस पोप विमोचन पत्र के माध्यम से नरक में दी जाने वाली सजा की अवधि है वो काफ़ी कम कर दी जाती है अथवा पूरी तरह माफ़ भी कर सकते हैं, परंतु ये तभी सार्थक है जब सजा की अवधि कम अथवा पूरी होने वाली हो। जब पाप करने वाला व्यक्ति सच्चे हृदय से प्रायश्चित करे तो तीर्थ यात्रा, ईश्वर, उपवास, चर्च को भेंट अथवा गरीबों दान देकर प्रायश्चित किया जाता है। तो चर्च को धन देना ये सब थे झूठे नाटक थे। उसने लूथर ने अपने आपत्तियों पर 4 मुकदमों रूप में लैटिन में लिखकर विटनबर्ग के चर्च के दरवाजे पर डाल दिए। जिससे चर्च द्वारा धन संग्रहित करने सभी उपायों की निंदा की गई। उसका विश्वास था कि पाप विमोचन पत्र भी पापी को परिणाम से नहीं बचा सकता। 1519 ईस्वी में उसने यह खुले रूप से स्वीकार किया कि वह पूर्व के सुधारकों की उन बहुत सी बातों में सहमत है जिससे उन्होंने चर्च की निंदा की। 1520 में उसने अपने लेखकों के माध्यम से चर्च की शिक्षाओं एवं पादरियों की आलोचना की। उसने जर्मन शासक से अपील की कि वह राज्य को पादरियों के चंगल से मुक्त कराकर चर्च की संपत्ति पर राज्य का अधिकार कर ले। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लूथर की गतिविधियों को पोप लियो X तथा रोमन सम्राट चार्ल्स दर्शन दोनों ही परेशान थे। अतः 1521 में पोप ने लूथर को धर्म से बहिष्कृत कर दिया और सम्राट चार्ल्स ने इस समस्या पर विचार करने के लिए बम्स की राज्य परिषद की बैठक बुलाई। इस समस्या के विचार पर क्या किया तो भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया था। लूथर को क्या था? हाँ तो देखिए विधि बहिष्कृत कर दिया था किसको? लूथर को। 1521 में जो बम्स की राज्य परिषद की बैठक हुई थी उसमें मार्टिन लूथर को विधि बहिष्कृत कर दिया था। अब यहाँ पे देखिए उसके विचारों से आग किस प्रकार लगी थी जर्मनी में, वो देखिए। लूथर की शिक्षाओं के कारण जर्मनी के बहुत से शासक, व्यापारी, पादरी, प्रोफेसर और किसान चर्च के विरुद्ध खड़े हो गए। लूथर ने इस आंदोलन को प्रभावी नेतृत्व प्रदान किया। उसने अपने लेखों एवं भाषणों के द्वारा आंदोलन को बल प्रदान किया, परंतु जर्मनी
किसानों ने ब्रह्मवर्ष लूथर को धार्मिक विचारों की स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता के विचारों का भी पक्षपाती माना आता है। उन्होंने नगद मजदूरी और कृषक दास प्रथा के उन्मूलन की मांग करते हुए भूस्वामियों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। यद्यपि लूथर ने उन्हें बहुत समझाया। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या था, जो किसान थे ना, उन्होंने धार्मिक विचारों के साथ समझा कि आर्थिक स्वतंत्रता भी मिलेगी, और उन्होंने विद्रोह कर दिए थे। लूथर ने बहुत समझाया लेकिन वो माने नहीं ना, तो शासकों से लूथर ने अपील की कि उनके विद्रोह को कुचल दे। पवित्र रोमन साम्राज्य के अंतर्गत जो असंख्य राज्य थे, उनके शासक भी अब स्पष्ट रूप से दो दलों कैथोलिक तथा लूथरन में विभाजित हो चुके थे। इस समस्या पर विचार करने के लिए चार्ल्स पंचम ने राज्य परिषद की बैठक बुलाई, जिसने धर्मद्रोहियों और नास्तिकों के विरुद्ध सख्त कानून लागू करने का आदेश दिया। लूथरन शासकों ने इसका विरोध किया और इसी समय वे प्रोटेस्टेंट के नाम से पुकारे जाने लगे। 1500 देखो यहाँ पे प्रोटेस्टेंट धर्म है, ये यहीं से स्टार्टिंग हुई थी। एक कैथोलिक थे, कैथोलिक में जब वो कमियाँ आई थी, बुराइयाँ आई थी, उनके विरोध में कौन आए थे? प्रोटेस्टेंट। और प्रोटेस्टेंट एक वर्ग बन गया। 1523 ईस्वी में ऑक्सबर्ग की राज्य परिषद की बैठक में लूथर के एक मित्र ने धार्मिक विचारों और मान्यताओं को लेखबद्ध किया और परिषद की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया। यद्यपि परिषद ने इसे ठुकरा दिया, परंतु यह लेखपत्र बाद में ऑक्सबर्ग की स्वीकारोक्ति के नाम से प्रसिद्ध होकर लूथरन चर्चों का मार्ग निर्देशक बन गया। कालांतर में सम्राट चार्ल्स पंचम तथा कैथोलिक शासकों ने जर्मनी में लूथरवाद को समाप्त करने का प्रयास किया तथा इसी के समानांतर लूथरवादी शासकों ने अपने राज्य में कैथोलिक प्रभाव नष्ट करने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप संपूर्ण जर्मनी गृहयुद्ध की आग में जल उठा। यद्यपि अंत में 1555 ईस्वी में दोनों पक्षों के मध्य समझौता हो गया, जिसे ऑक्सबर्ग की धार्मिक संधि कहते हैं। देखिए कैथोलिकों ने लूथरवाद को समाप्त करने का प्रयास किया और दोनों के बीच में टकराव हुआ ना, तो जो जर्मनी है वो गृहयुद्ध की आग में जल गया और 1555 में एक समझौता हुआ, जिसे ऑक्सबर्ग की धार्मिक संधि कहा जाता है। इसमें क्या क्या शर्तें थी वो देखिए पॉइंट वाइज। जर्मनी के राज्य प्रत्येक शासक को यह तय करना होगा कि राज्य कैथोलिक चर्च का पालन करना है या प्रोटेस्टेंट चर्च का। देखो राज्य के प्रत्येक शासक को यह तय करना था कि उसका राज्य है वो कैथोलिक चर्च का पालन करेगा या प्रोटेस्टेंट चर्च का। शासक को नोट जनता को, उस राज्य की संपूर्ण जनता को अपने शासक चुनाव स्वीकार करना होगा, अन्यथा उसे राज्य छोड़ देना होगा। ये देखो जनता को अधिकार था राज्य शासक चुनने का, जबकि राजा को शासक था धर्म चुनने का। 1552 ईस्वी तक प्रोटेस्टेंट ने चर्च की जितनी संपत्ति पर अधिकार किया वह उन्हीं को सौंप दी गई। लूथरवाद के अतिरिक्त प्रोटेस्टेंटवाद की अन्य किसी शाखा को परिचय नहीं दिया गया। कैथोलिक राज्य में रहने वाले लूथरवादियों को कैथोलिक धर्म अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया गया। यदि चर्च का कोई व्यक्ति प्रोटेस्टेंट बनता है तो उस व्यक्ति को अपने कब्जे की चर्च की जमीन को छोड़ना होगा। सम्राट के आदेश पर इस धारा को बाद में शामिल किया गया, जिसे प्रोटेस्टेंट ने पूरी तरह स्वीकार नहीं किया, जिससे बाद में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हुई। लूथर के सिद्धांत देखिए। क्षमा याचना से विशेष लाभ नहीं होता, क्योंकि जो व्यक्ति पश्चाताप करता है वह दंड से नहीं भागता। यदि क्षमा मिल जाती है तो केवल ईश्वर भक्ति तथा श्रद्धा के द्वारा ही मिल सकती है। चर्च के संस्कारों तथा पाप विमोचन पत्रों से क्षमा नहीं मिल सकती। वास्तव में व्यक्ति अंतःकरण से पश्चाताप करता है, उसे अपने पापों तथा यातना दोनों से मुक्ति मिल जाती है। किसके सिद्धांत है? तो ये लूथर के सिद्धांत है। पोप सर्वोच्च धार्मिक शक्ति नहीं है, पोप की शक्ति का विकास धीरे धीरे हुआ है और इसका कारण जनसाधारण की अज्ञानता रहा है। मध्य युग के पूर्व के महात्माओं को न तो स्तुतियों का, न वेतरणी स्थान का और न ही रोम के बिशप का कैथोलिक चर्च के अधिपति होने का ज्ञान था। रोम की चर्च के प्रभुत्व का अंत करके राष्ट्रीय चर्च की शक्ति को मजबूत बनाया जाना चाहिए, क्योंकि रोमन प्रभुत्व की अहंकारी भावना ने धर्म को पंगु बना दिया। लूथर के अनुसार धर्म ग्रंथ सबके लिए खुले हैं और श्रद्धालु व्यक्ति स्वयं उनका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए। किसी भी धार्मिक संस्था के किसी भी धर्माधिकारी द्वारा यदि कोई अपराध किया जाए तो सरकार को उसे साधारण लोगों की तरह सजा देनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को न्याय से ऊपर नहीं माना जाना चाहिए। न्याय के सम्मुख सभी समान होते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्ति केवल ईश्वर की असीम दया, ईश्वर में श्रद्धा तथा भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है, धर्माधिकारियों की कृपा से नहीं। चर्च में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पादरी लोगों को विवाह करके सभ्य नागरिकों की भांति रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी पादरी लोग धर्म प्रचार का काम लगन के साथ कर सकते हैं। स्तुति तथा भगवती भोग के क्रियाकलापों को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। पादरी का एकमात्र काम धार्मिक उपदेश देना होना चाहिए। विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में पर्याप्त सुधार किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम धर्म पर आधारित होना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे देखिए ये 3 क्वेश्चन आ गए। अब जो ये क्वेश्चन है ना, चौथा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैं कम करवा रहा हूँ यहाँ पे एक्सप्लेन वाक्य, आप अपने हिसाब से देख लेना। देखिए अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के कारण तो कोलंबस द्वारा कब खोजा गया था, तो वो 92 में खोजा गया था और बट गया वहाँ पे गए थे, वहाँ पे वो रोजगार की प्राप्ति के लिए। कुछ अपराधी भी गए थे वहाँ पे सजा से बचने के लिए। इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध। वहाँ से इंग्लैंड को बहुत हानि हुई, जिससे उन्होंने टैक्स को बढ़ाया था, कर को बढ़ाया, तो उन दोनों के मध्य हुआ तनाव अमेरिका पे बोझ बना और अमेरिका के लोगों ने क्या कर दिया, वहाँ पे संघर्ष हो गया। अब देखिए क्या क्या कारण थे अमेरिका स्वतंत्रता के कारण। मौलिक कारण, तात्कालिक कारण। मौलिक कारण देखिए जो मुख्य कारण थे, इंग्लैंड के प्रति कम लगाव, क्योंकि जो इंग्लैंड से गए थे वहाँ पे लोग, वो इंग्लैंड से परेशान होकर गए थे। चाहे तो किसी भी प्रकार से देख लो आप देख सकते हैं, अपराधी भी थे, वो निष्कासित अवस्था में अमेरिका चले गए थे, तो उन्हें इंग्लैंड से कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। विचारों में अंतर, अमेरिका जो समाज था वो प्रगतिशील, प्रगतिवादी, जनतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखता था, जबकि इंग्लैंड अंग्रेजों की भावना, साम्राज्यवाद और राजतंत्र में निवास करती थी। विचारों में अंतर हो गया। व्यापारिक प्रणाली के दोष भी देखिए, अंग्रेज कुछ भी कर सकते थे अपने व्यापार के फायदे के लिए। जैसे देखिए कपास तथा तंबाकू का व्यापार केवल इंग्लैंड से ही किया जा सकता है, यदि वेस्ट इंडीज में सस्ता हीरा मिलता है, परंतु 1733 के कानून द्वारा यह केवल इंग्लैंड से ही मंगाया जा सकता है। यह भी कारण था क्रांति का। शासन व्यवस्था के भी दोष थे। फ्रांसीसियों को कनाडा से निष्कासन, यह भी जो बहुत अच्छा है। अमेरिकावासी फ्रांस के डर से इंग्लैंड के रूप को स्वीकार करते हुए थे, परंतु सप्तवर्षीय युद्ध किन के मध्य हुआ था, तो वो फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य हुआ था। फ्रांस को कनाडा से अंग्रेजों ने निकाल दिया जब अमेरिकी वासियों को किसी प्रकार का भय नहीं रहा। फ्रांसीसी लेखक ने इस प्रकार भविष्य की कि इंग्लैंड को शीघ्र ही उसके लिए पछताना होगा। उसके उपनिवेश को उसके विरुद्ध होने से रोकने वाली जो एकमात्र स्थिति थी उसके द्वारा अंत कर दिया गया। यानी फ्रांस का डर था किसी अमेरिका वासियों को, लेकिन वो फ्रांस वासियों को भगा दिया, तो उन्हें किसी बात का डर नहीं रहा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फ्रांसीसी सहायता का प्रोत्साहन। फ्रांस ने बहुत अच्छी सहायता की थी, किसकी, अमेरिका वासियों की। अब यहाँ पे देखिए मूल निवासी अंग्रेजों के विरुद्ध थे, जो रेड इंडियन थे। जब कोलंबस ने आके वहाँ के लोगों को, मूल लोगों को रेड इंडियंस कहा था, तो वो क्या करते थे, अंग्रेजों के विरुद्ध थे। फ्रांस देखिए यहाँ पे क्या लिखा, रेड इंडियन जानवरों की खालें फ्रांस को बेचकर अनेक दूसरी वस्तुएं प्राप्त करते थे। फ्रांस के वहाँ हट जाने के कारण उनका व्यवसाय है वो समाप्त हो गया, इससे वे अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। मूल निवासी उपद्रव कर रहे थे। देखिए इनके उपद्रव करने से उन्हें दबाने पर जो खर्चा हुआ वह अमेरिका से ही प्राप्त करने का प्रयत्न हुआ, इससे भी विद्रोह की भावना पनपी। है भी देखिए स्थापित सेना। प्रधानमंत्री ग्रीनविले ने अमेरिका की रक्षा हेतु एक सेना रखी जिसका 1/3 खर्चा अमेरिका को देना था। क्वारंटीन एक्ट था, क्वारंटीन एक्ट था। उसमें सेना के अधिकारियों को क्वार्टर देने की व्यवस्था थी, वो अमेरिका के लोगों की थी, अमेरिका की संसद की थी। यह भी क्रांति कारण बना था। तत्कालीन कारण देखिए स्टाम्प एक्ट। अब ये स्टाम्प एक्ट क्या हुआ था, ग्रीनविले मंत्रालय ने ग्रीनविले के मंत्रित्व काल में अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट लगाया गया। इसके अंतर्गत प्रत्येक दस्तावेज पर निर्धारित पैसों का टिकट लगाना आवश्यक था। प्रत्येक दस्तावेज पर एक मतलब बहुत ही कम टैक्स लगाया था, लेकिन प्रत्येक पे लगाएंगे तो बहुत हो जाएगा। इंग्लैंड की संसद भवन में बैठकर स्टैम्प एक्ट को पारित किया गया इंग्लैंड में अमेरिका के लिए। अमेरिका वालों ने नारा दिया, सैमुअल एडम्स का नारा, ये प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा था। अंग्रेजों ने इससे परेशान होकर क्या किया था,
इस पर कागज और शीशे से कर हटा दिया, परंतु चाय पर फिर से कर रहा। एक इतिहासकार ने लिखा कि लॉर्ड नॉर्थ की ये भयंकर भूल थी, क्योंकि अमेरिका वालों ने इंग्लैंड के टैक्स लगाने के अधिकार का विरोध किया था, न कि धनराशि के फलस्वरूप संघर्ष प्रारंभ रहा था। यानी वो चाहते थे कि इंग्लैंड को किसी भी प्रकार का अधिकार ना रहे हमारे ऊपर टैक्स लगाने का, यह प्रॉब्लम थी। सभी जनता ने एकमत होकर विद्रोह शुरू कर दिया। उन्होंने एक ही स्वर में कहा, क्या कहा, देखो ये इंग्लिश में है, नो एक्शन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। इसका अनुवाद है कि घोषणा करना प्रारंभ कर दिया। जहाँ तहाँ विरोधी कार्य होने लगा। इस संबंध में पीसर ने लगा कि इस प्रकार का विरोध उस समय के विपरीत था, जो छोटा होने पर भी उनके लिए बहुत घातक था। जहाँ वहाँ दंगों की शुरुआत हुई। लगभग 9 उपनिवेशों के प्रतिनिधि न्यूयॉर्क में इस संबंध में बातचीत करने के लिए मिले। अब क्रांति की स्पष्ट भावना होने लगी। इन विरोधों को देखकर 1766 ईस्वी में सरकार ने इस नियम को समाप्त कर दिया। बोस्टन चाय पार्टी। चाय पर कर का विरोध भी अमेरिकी लोगों ने किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज बोस्टन बंदरगाह पर रुका। अमेरिका ने रेड इंडियंस का वेश बनाकर जहाज पर हमला किया और 350 के लगभग पेटियों को समुद्र में फेंक दिया। इससे अंग्रेजों और अमेरिकनों के संबंध बिगड़े और इसे बोस्टन चाय पार्टी कहते हैं। यह भी सैमुअल एडम्स के काम थे। इन्होंने क्या किया था, देखिए कुछ कहीं पे 340 पेटियाँ लिखी है, यहाँ पे 350 लिखी है, लगभग में है। तो वहाँ पे उन पेटियों को है समुद्र में फेंक दिया था। वही बोस्टन चाय पार्टी है। एक बोस्टन कांड भी है, वो अलग है, देखना 70 की बात है वो, जबकि ये 73 की बात है। 1773 खूनी हत्याकांड। बोस्टन में कुछ नागरिकों पर, हाँ यही है, कुछ नागरिकों पर अंग्रेजी सेना ने गोली चलाई, जिनसे कुछ लोगों का खून होने से अमेरिकन महाद्वीप में विद्रोह की भावना फैली। ये भी है। शाही जहाज को नष्ट करना। अमेरिकी वासियों ने इंग्लैंड के एक शाही जहाज को नष्ट कर दिया। इससे अंग्रेज अत्यंत क्रोध हुए। बोस्टन बंदर का बंद होना, उन्होंने क्या किया, बंद कर दिया अंग्रेजों ने। अब देखिए अमेरिका क्रांति परिणाम क्या थे। देखिए 2 भागों में विभाजित हुई। क्या अंग्रेज जाति का विभाजन हो गया 2 में। अंग्रेज अमेरिका में हो गए और इंग्लैंड में हो गए। इंग्लैंड की प्रतिष्ठा को ठेस लगा, क्योंकि इंग्लैंड पहले बहुत पावरफुल माना जाता था। उसका मतलब उसका क्या था, तो उसका एक तरीके से मान सकते हैं प्रतिष्ठा थी, अच्छी खासी इज्जत थी, वो मिट्टी में मिल गई। 1763 में स्थापित इंग्लैंड की प्रतिष्ठा 18 वर्ष बाद यॉर्कटाउन के आत्मसमर्पण से बहुत ही गिर गई थी। नई शक्ति के उदय के रूप में अमेरिका व राष्ट्रमंडल का जन्म हुआ। ब्रिटेन द्वारा उपनिवेशवादियों के साथ उदार नीति अपनाई जाने लगी। इस नीति फलस्वरूप राष्ट्रमंडल का जन्म हुआ। देखिए ये राष्ट्रमंडल का जन्म कब हुआ था, तो ये उसी समय हुआ था जब अंग्रेजों ने, और राष्ट्रमंडल का सदस्य है वो अमेरिका नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। जॉर्ज तृतीय के व्यक्तित्व शासन की समाप्ति हुई। जो व्यक्तिगत शासन था जॉर्ज तृतीय का, वो उसका भी समाप्ति हो गई अमेरिकी क्रांति के प्रभाव है। आयरलैंड की पार्लियामेंट का अधिकार। अब देखिए आयरलैंड में उस टाइम किसका उपनिवेश था, तो वो ब्रिटेन का था, तो वो भी समाप्त हो गया था। और वहाँ पे उन्होंने ना अंग्रेजों को डर लगने लगा कि आयरलैंड भी कहीं विद्रोह ना कर दे, इसीलिए उनको अधिकार दिया जाने लगा। आयरलैंड में इस बात पर जोर डाला गया कि उनकी पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो। इंग्लैंड को यही बात स्वीकार करनी पड़ी। फ्रांसीसी राज्य क्रांति को प्रोत्साहन। फ्रांसीसी सैनिक अमेरिका की ओर से लड़े थे, वहाँ से स्वतंत्रता। हाँ देखिए फ्रांस की राज्य क्रांति को भी यहीं से आग मिली थी, अंग्रेजों के कारण अथवा उपनिवेशों की विजय के कारण। तो देखिए क्या क्या कारण थे। तो देखिए एक तो इंग्लैंड दूर था वहाँ से, कहाँ से, अमेरिका से, युद्ध स्थल से, तो युद्ध सामग्री भेजना बहुत मुश्किल हो सकता था। इसके अलावा अमेरिकी वासी थे वो सच्चे दिल से लड़ रहे थे अपने खुद के लिए। इसके अलावा कुछ जो विचारक थे उन्होंने भी इसको वेद माना कि उनका विरोध है वो सही है। इसके अलावा देखो अंग्रेज ओवर कॉन्फिडेंस थे, छोटी सी ताकत मानते थे। इस प्रकार की पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। जॉर्ज तृतीय और नॉर्थ को अयोग्य मान सकते हैं यहाँ पे। एक देखिए एडमंड ब्रक,
पार्लियामेंट का सदस्य है ये अंग्रेजों का। मैं अमेरिका के विरोध से संतुष्ट हूँ। अन्याय तथा अत्याचार के कारण अमेरिका वाले पागल हो गए हैं और अंग्रेजों ने इस पागलपन का दंड दे रहे हैं। वे शायद ये भूल गए हैं कि उन्होंने स्वयं इस पागलपन का बीजारोपण किया। देखिए कितने अच्छी बात की है। वापस इसके अर्थ को समझना। औद्योगिक क्रांति वाला क्वेश्चन भी देख लेना, मोस्ट है। पॉज करके रीडिंग कर लेना एक बार। क्रांति शब्द भ्रामक है। क्रांति कभी एक दिन में नहीं होती। 1857 की क्रांति कारण पढ़ेंगे ना तो 6 घंटे लगेंगे कम से कम। ये सब आप पढ़ लेना। कारण देखिए औद्योगिक क्रांति के। देखिए एक तो जनसंख्या में वृद्धि हुई तो वहाँ पे डिमांड भी ज़्यादा पैदा हुई थी। इसका सबसे प्रमुख कारण यही है। और आवश्यकता आविष्कार है। जीवन स्तर का उन्नत हुआ तो लोगों की परचेजिंग पावर है वो विकसित हुई, सामान खरीदने की। यूरोप में साम्राज्यवाद को प्रबल होना भी मिला था। साम्राज्यवाद का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा अपना विस्तार करना राज्य का। व्यापारिक क्रांति भी हुई थी उसी समय। यातायात के साधनों का विकास हुआ। शिक्षा का विस्तार हुआ। वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार, शक्ति के साधन, ये सब क्या थे? औद्योगिक क्रांति के कारण थे। व्यापारी वर्ग भी तो इसके प्रति सचेत हो गया। फ्रांस की राज्य क्रांति भी हो गई। ये पॉइंट पढ़ो एक बार। फ्रांस की राज्य क्रांति ने एक और तो संहार का विविध दृश्य प्रस्तुत किया। मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मरे थे, हिंसा हुई थी। अब एक यहाँ पे क्या हुआ था? राज्य क्रांति से उत्पन्न युद्ध की भयंकर ज्वाला ने अपने पड़ोसी राष्ट्रों के उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया। नेपोलियन ने बर्लिन आज्ञा और मिलान आज्ञा की घोषणा कर अपने 3 राज्यों को इंग्लैंड से समान। देखिए ये जो नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था पढ़ी थी हमने, वहाँ पे इसका अच्छी तरीके से वर्णन किया गया। सेकंड पार्ट देखेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। इसको देखने से पहले वहाँ पे मैंने सब कुछ बता दिया है। औद्योगिक क्रांति के कारण देखिए कोयले और लोहे इंग्लैंड से ही क्यों हुआ था वो देखिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल में पूछा गया क्वेश्चन है। कोयले और लोहे का समीप होना इंग्लैंड में था। उत्तर पश्चिम में लोहे और कोयले की खानें थी, इंग्लैंड में थे। कृषि आंदोलन के बेकार मजदूरों को कारखानों में स्थान। देखिए वहाँ पे इससे पहले वो कृषि आंदोलन हो चुका था इंग्लैंड में। ये अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री वाली सीरीज चल रही है, वहाँ पे समझने में मज़ा आएगा कि वो कृषि आंदोलन से जो प्रभावित लोग थे ना, जो वहाँ पे क्रांति हुई थी कृषि की, वो लोग मजदूरों कारखानों में आ गए। देश में अतिरिक्त पूंजी भी थी क्योंकि उस समय तक बहुत से 18वीं सदी की बात है तो भारत में तो ये, अगर हम बात करें किसकी, 1757 की पलासी के समय से यहाँ पे इंडिया में आ गए तो पूंजी की कमी नहीं थी, उपनिवेश अच्छी मिल जाती थी और देश में शांति व्यवस्था थी अंग्रेजों के खुद में। इंग्लैंड की दृढ़ एवं सामुद्रिक शक्ति, उनकी जो जल सेना थी, नेवी थी, वो बहुत मजबूत थी। माल की खपत के लिए मंडियाँ भी बहुत ही उपनिवेश थे उनके पास। इंडिया से कच्चा माल ले जाते और वापस बनाया माल बेच कर जाते थे, उससे मुनाफा बहुत होता था। व्यापारिक लाभ का आशा थी, विश्वास था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की राज्य क्रांति। देखिए क्या हुआ था फ्रांस की राज्य क्रांति में। अगर फ्रांस की राज्य क्रांति अगर आपको समझना है तो बस यही समझना है, सामाजिक असमानता। अब सामाजिक असमानता से तात्पर्य है वहाँ पे 3 वर्ग थे। उन 3 वर्गों में एक वर्ग जो था उसे टैक्स देना पड़ता था, बाकी 2 टैक्स नहीं देते थे। तो जो पूरे समाज का जो लोड था वो उसी एक निम्न वर्ग पे था और उसी निम्न वर्ग ने क्या किया था? उसी निम्न वर्ग ने इस क्रांति को बढ़ावा दिया। देखिए उच्च वर्ग के 2 भाग थे, एक कुलीन वर्ग तथा दूसरा पादरी वर्ग। इसकी स्थिति बहुत अच्छी थी, भिन्न अलग अलग प्रकार के उसे अधिकार प्राप्त थे। जबकि जो निम्न वर्ग था उसी से टैक्स वसूला जाता था। यहाँ पे एक पादरी वर्ग भी दिया गया। तो देखिए क्या होता है, साधारणतः जनता सामंत वर्ग से घृणा करती थी। पादरी वर्ग भ्रष्ट था, उसका नैतिक जीवन आलोचना का विषय बना चुका था। फ्रांस की भूमि के 5वें भाग पर अधिकार था और वो किसी भी प्रकार की टैक्स नहीं देता था। मध्यम वर्ग में थे व्यापारी, बुद्धिजीवी और वे लोग सम्मिलित थे जिन्हें हाथ का परिश्रम नहीं करना पड़ता था। ये वर्ग अपनी स्थिति तथा अधिकारों के प्रति सजग था। जबकि जो निम्न वर्ग के लोग थे
उनकी हालत ख़राब थी। उनके साथ मध्यम वर्ग वालों ने मिलकर यह आंदोलन किया था। तो फर्स्ट तो यही होगी सामाजिक असमानता। सेकंड राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण की बात करें ना तो अधिकारों की बात होती है। लुई 14वां एक बहुत ही विलास व्यक्ति था। वह अपने आप को ईश्वर का अवतार मानता था, प्रतिनिधित्व मानता था और बहुत ज़्यादा खर्चा करता था बिना फोकट में। लुई 15वां भी इसी प्रकार का था। उसकी रानी एंटोनोर जो ऑस्ट्रेलियन थी बहुत खर्चीली थी। इसके बारे में हमने पहले वाले वीडियो में बता दिया था। उसकी व्यक्तिगत सेवाओं में देखो, वर्साई का जो महल बनवाया था वहाँ पे 15,000 युवती लगे हुए थे सेवा के लिए। केवल दरबार का वार्षिक भी $2 करोड़ था। 15,000 की एक बार आप लाइन लगा के देखो या एक जगह हो तो कितनी युवती होती हैं, वो आइडिया करो। अब यहाँ पे क्या हुआ था, इस प्रकार का खर्चा होने से उन्होंने जनता से टैक्स वसूलना चाहा। तो देखिए यहाँ पे टैक्स लगाने के लिए फ्रांस की स्टेट्स जनरल की सभा बुलानी पड़ेगी और वहीं से होगा सब कुछ। अब यहाँ पे एक सिस्टम चलता है, वो यहाँ पे नहीं होगा। उस सिस्टम की वजह से ना वहाँ पे वो बास्तिल का पतन हुआ था, उसी कारण से हुआ था। और लुईस 16 था, वो अयोग्य शासक था। आर्थिक कारण देखिए, शासक वर्ग का खर्चीला जीवन, फ्रांस की दयनीय स्थिति, उस पर कर्जा हो रखा था, दोषपूर्ण कर प्रणाली भी थी। अमेरिका की 1783 की क्रांति का प्रभाव। अब अमेरिका में हुई थी पेरिस की संधि। अमेरिका में युद्ध सलट चुका था। यॉर्कटाउन में इंग्लैंड ने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो उसका भी प्रभाव किस पर पड़ा, इस पे पड़ा, फ्रांस पे। क्योंकि फ्रांसीसी सैनिक कहाँ पे लड़ाई करके आए थे, तो अमेरिका में आए थे। दार्शनिकों का प्रभाव देखिए, रूसो कहा जाता है कि अगर रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं हुई। इसकी पुस्तक है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक संविदा। वर्ग के लिए बहुत असुविधाजनक है। समाज के 3 वर्ग थे, ये वापस आ गया। एक रूसो था, ये अपना मानव अधिकारों की बात करता था। और नेपोलियन बोनापार्ट का कथन है कि रूसो के बिना फ्रांस में क्रांति का होना संभव नहीं था। रूसो की विचारधारा ने स्वतंत्रता और समानता की भावनाओं फैलाया। इसके बाद अलावा देखिए वोल्टायर, ये बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं ना, जहाँ पे मेंस का पेपर होता है, वहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं ना तो कुछ भी टफ नहीं है, कुछ भी। और आप हमारे चैनल पे बने रहो, जो टॉपिक या जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा बहुत मज़ा आ जाएगा उसमें। उसके बाद आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं होगी, किसी भी बुक या यूट्यूब के अदर चैनल पर भी जाने की नहीं। वॉल्टेयर की बात बताऊं तो देखिए वॉल्टेयर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चर्च का विरोधी था। सबसे पहली बात, इसने मिस्र के पिरामिडों के बारे में कहा था, नहीं चीन की दीवार के बारे में कहा था कि मिस्र के पिरामिड इसकी तुलना में कीड़े मकोड़े के समान है, मतलब चीन की दीवार बहुत बड़ी है, ये कहा गया था। मॉन्टेस्क्यू था, तो देखिए उसने ये कानूनों का बहुत अच्छा जानकार था। BA फर्स्ट ईयर में पढ़े चुके होंगे। इसे क्या कहा जाता है, इसने कानूनी शक्तियों का डिवाइड किया था मॉन्टेस्क्यू ने। इसकी पुस्तक का नाम कमेंट बॉक्स में बताओ। दिद्रो है, यह भी फ्रांस के बहुत अच्छा विचारक था। इसने भी बौद्धिक विचारधाराओं में फ्रांसीसियों में आग लगाई थी। नेक्स्ट देखिए तत्कालीन कारण क्या था। तात्कालिक कारण था लुई 16वें ने देश की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसके जो मंत्री थे ना, ट्रेजो नेकर, केलोन की योजनाओं को कार्यान्वित नहीं किया। ये केलोन ट्रेजर नेकर है, ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। अगर इनकी बात मान ली होती ना लुई 16वें ने, तो वो इस प्रकार से ना सड़क पे नहीं आता। सन 1786 में फ्रांस पर $60 करोड़ का ऋण हो गया था। इस स्थिति में लुई 16वें ने 1787 में नोटेबल्स की सभा को आमंत्रित किया और नया कर लगाने का सुझाव दिया। तो पेरिस की पार्लियामेंट ने इसका घोर विरोध किया और उन्होंने विरोध किया कि नए कर लगाने के लिए स्टेट्स जनरल की स्वीकृति प्राप्त की जाए। और अंत में जनता की मांग पर लुई 16 को 5 मई 1789 को स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाना पड़ा। यहीं से फ्रांस की क्रांति है वो शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1789 में फ्रांस की क्रांति में दार्शनिक की भूमिका। दार्शनिक भूमिका है ये प्राचीन, देखिए वाल्टेर है, रूसो है, दिद्रो है, इनका क्या योगदान रहा। तो देखिए रूढ़िवादी, प्राचीन युगवादी, सार्वभौमिक मानवतावाद, चर्च विरोध, दार्शनिकतावाद, इनके विरोध में लोगों को जगाया था इन्होंने। मोंटेस्क्यू है, इसके बारे में रोक के पढ़ लो।
मॉन्टेस्क्यू की जो पुस्तक ना द स्पिरिट ऑफ लॉ, ये पुस्तक का आप नाम याद रखना, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे सिद्धांत है। पार्थ शक्ति के पार्थ के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ पावर, अवरोध और संतुलन, चेक्स एंड बैलेंस, ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शक्तियों को पृथक्करण इसी ने किया था पहले, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये सब इसी ने किया था। वॉल्टेयर था तो ये चर्च का विरोधी था, फिर इसमें जन्म हुआ था। लेटर्स ऑन इंग्लिश, इसकी पुस्तक का नाम याद रखना, 1773 की का। रूसो का जन्म जिनेवा में है, इसके पिता घड़ीसाज थे। इसने अपने निबंध लिखे, देखिए निबंध लिखे थे इसने दो, एक तो लिखे थे डिस्कोर्सेज ऑन साइंस एंड आर्ट्स, इसके अलावा इसने जो लिखा था वो बहुत अच्छा लिखा था रूसो ने, अपने आप में ये खुद मोटिवेट है। 1774 में उसने एक लेख प्रकाशित किया था जिसका नाम था असमानता के उद्गम पर विवेचना, बहुत आग लगाई थी इसने। देखिए फ्रांस की राज्य क्रांति में हम पढ़ते हैं समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, तो वो एक के वही सेम प्रोसेस रूसों से लिए गए थे। विद्रोह देखिए तो विद्रोह है, ये चर्च का विरोधी था। क्वेश्चना है, तत्कालीन अर्थशास्त्री था, परंतु इसकी कौन बात मानने वाला था वहाँ पे उस समय। हॉलवेस था, हेलवेशियस था, कांदिलेक था। 8वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस वर्ष की वजह से, तो ये अच्छे से पढ़ना आप। नेपोलियन बोनापार्ट का क्वेश्चन है। देखिए इसने क्या क्या सुधार किए वो देखिए, स्थानीय शासन में सुधार किए, भूमि प्रबंध में किए, आर्थिक सुधार किए, शिक्षा संबंधी सुधार भी किए उन्होंने। क्या किया, कौन कौन सी स्कूलों की थी स्थापना। नेपोलियन की विधि संहिता बहुत अच्छी थी, 1804 में प्रकाशित हुई थी, काउंसिल ऑफ स्टॉक ने तैयार किया था। इसका एक कथन याद रखना, मेरी विधि संहिता ही ऐसी है जो कभी मिट ना सकेगी। ये कथन बहुत फेमस है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। धर्म के क्षेत्र में सुधार किया था इसने। प्रेस पर स्वतंत्रता या नियंत्रण, देखिए नेपोलियन रूसों का परम भक्त अवश्य था, पर वह व्यक्तित्व स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं था। मतलब वो स्टार्टिंग में तो यही बोल के आया था कि स्वतंत्र करेंगे, लेकिन वो चाहता था कि उसके भी विरोध में कोई खड़ा हो। नेपोलियन ने सुधारों की समीक्षा करी, इसका मूल्यांकन देख लेना। वेना सम्मेलन कब हुआ था? नेपोलियन के पतन के बाद में हुआ था। मेटरनिक ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो देखिए इसके बारे में जो है बड़े छोटे वाले क्वेश्चन में मैंने अच्छे से बताया, तो वो वीडियो देख लो। अब देखिए वेना कांग्रेस में प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑस्ट्रेलिया का मेटरनिक ने किया। रूस का किया था जार अलेक्जेंडर प्रथम ने। इंग्लैंड का किया था मंत्री, विदेश मंत्री कैंसलर एवं ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। पर्सा का किया था प्रिंस हार्टनबर्ग तथा उसके हम्बोल्ट द्वारा किया गया था। फ्रांस के सम्राट लुई 18वें के प्रतिनिधि रूप में किया गया। अभी समस्या क्या हुई देखिए, वो देखिए अनेक राज्यों की पुनर्स्थापना की समस्या थी न्यूयॉर्क में, क्योंकि नेपोलियन ने उथल पुथल मचा दी थी पूरे यूरोप में। क्रांति जो उत्पन्न राष्ट्रवादी विचारों का दमन करना था। चर्च की समस्याएं, शांति एवं व्यवस्था स्थापित करना। नेपोलियन के सहयोगियों प्रतिद्वंद्वी प्रति व्यवहार निषेध करना। जो नेपोलियन का जिन्होंने साथ दिया था उन्हें इनाम देना, और जिन्होंने विरोध किया, जिन्होंने साथ दिया था नेपोलियन का उनको दंडित करना, और जिन्होंने उनका विरोध किया उनको इनाम देना। वीना कांग्रेस के निर्णयों के आधारभूत सिद्धांत, वैधता का सिद्धांत। पुरस्कार और दंड का सिद्धांत यही है। कांग्रेस के निर्णय। फ्रांस हुआ क्या था? फ्रांस में लुई 18वें को वापस बैठा दिया गया। ऑस्ट्रिया में तो देखिए 3 प्रदेश, लोम्बार्डी, वेनेशिया और इलेरिया के प्रदेश। मैप का क्वेश्चन है, मैप से अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हाँ तो नेक्स्ट देखिए पर्शिया को किसका दिया? परीक्षा को शिक्षणी का 40% भाग हुआ, उसे पोलैंड से पोशियन, डेचिंग तथा थोर्न के प्रदेश प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त उसे स्वीडन से पश्चिमी पोमरेनिया
का प्रदेश भी प्राप्त हुआ। देखिए मैप के क्वेश्चन है, मैप से समझ में आता ना, पूरा वे ना समझ होता, एक बार में मजा आ जाता, बोर्ड पे आना कभी। जर्मनी क्या यहाँ पे है, तो देखिए जर्मनी ने 39 राज्यों का एक शिथिल जर्मन संघ बनाया। संघ के संविधान के अनुसार फ्रैंकफर्ट एवं इसमें जर्मन राष्ट्रसभा की स्थापना की गई, जिसका स्थायी अध्यक्ष ऑस्ट्रेलिया को बनाया गया। इटली का भी इसी प्रकार का प्रोसेस रहा था। इटली का तो बहुत बुरा शासक हुआ था। हैब्सबर्ग के शासक को वापस स्थापित किया गया था, ये याद रखना आप। नेपल्स और सिसिली में बुर्बन वंश को, पीटमोंट और जेनेवा को सार्डिनिया में मिला दिया गया। हॉलैंड को देखिए बेल्जियम राज्य को मिलाकर संगठित किया। स्वीडन से लेकर फिनलैंड, रूस को, पश्चिम पोमरेनिया का प्रदेश प्रस्ताव दिया। नॉर्वे और स्वीडन को संगठित किया गया। स्विट्जरलैंड में 3 अतिरिक्त कैंटन जोड़कर 22 कैंटनों का एक संघ बनाया। स्पेन और पुर्तगाल की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। रूस को वारसा का संपूर्ण राज्य प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त उसे फिनलैंड का भी प्रदेश हुआ। वारसा संगठन भी बना था कभी, उसके बारे में बताओ कमेंट बॉक्स में। इंग्लैंड, पोलैंड और अन्य के साथ इसी प्रकार की बंदरबांट हुई थी। बिना कांग्रेस के दोस्त देखिए, राष्ट्रीयता की भावना का अवहेलना, यानी किसी भी क्षेत्र के लोगों को किसी भी क्षेत्र में पटक दिया। लोकतंत्री भावनाओं की उपेक्षा, ये भी है। प्रतिक्रियावादी नीति, क्रांति से उत्पन्न भावनाओं का उपेक्षा, स्वार्थों को पूर्ति करना। मेटरनिक ने क्या किया, अपने स्वार्थों को पूरा किया। इसमें विजित राष्ट्रों ने। कांग्रेस की व्यवस्था अस्थायी रही, अव्यवस्थित कार्य प्रणाली रही। पूरी समस्या की उपेक्षा रही। स्वतंत्रता तथा आत्मनिर्णय के सिद्धांत की अवहेलना। बिना कांग्रेस की विशेषता, यूरोप में 40 वर्ष तक शांति रही। इसकी विशेषता ये रही, कोई नहीं हुआ था। मेटरनिक ना 50 तक रहा था, 1809 से 1848 49 तक। उसके बाद में तो उसका भी पतन हो गया। उस समय तक ना यूरोप में शांति रही थी। मेजनी, काबूर, वो उन्होंने दम लगा लिया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहन मिला। प्रथम बारदास प्रथा का अंत। इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करना। अंतर्राष्ट्रीय कानून। जितने पॉइंट आप अपने हिसाब से बना सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन संख्या 10वां। यह इस वर्ष की दृष्टि से ना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए 10वां क्वेश्चन। अब देखिए 12वां, 13वां, 16वां और 24वां और 26वां 48वां है। तो देखिए नेपोलियन को हम ऐसे ही निपटा देते हैं। कानून संहिता क्या है उसकी देखिए, वो देख सकते हैं आप। उसने कहा था कि मेरी कानून व्यवस्था की वजह से मैं जिंदा रहूँगा, और उसके जो नियम थे, ये 5 नियम देख लेना। ये कौन का डेट छोटे वाले क्वेश्चन में समझा दिया गया है। मेटरनिक के बारे में देखना, इसके बारे में मोस्ट नहीं है। वियना सम्मेलन के बाद में है। उसका विवाह ऑस्ट्रिया के चांसलर प्रिंस कोनिज की पुत्री से हुआ था। ये तो ना बेकार इंसान था एक तरीके से। मेटरनिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं देख लो। क्रांति का शत्रु था। यथापूर्व स्थिति बनाए रखना। हस्तक्षेप की नीति। प्रतिक्रियावाद का समर्थन। इसकी गृह नीति क्या थी, शिक्षा पर नियंत्रण, गुप्तचरों का नियुक्ति, विचारों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, विदेशी यात्राओं पर प्रतिबंध, थिएटरों एवं नाट्यशालाओं पर नियंत्रण, स्वायत्त शासन की अपेक्षा, दमनात्मक नीति, फूट डोलो शासन करो। मेटरनिक मेटरनिक मेटरनिक।
इटली के एकीकरण देख लेना। 12वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस वर्ष की दृष्टि से। ये प्रदेश ना ये इटली के एकीकरण में एक काम में आएंगे। बाकी तो देखिए ये जो है वो अपनी वहाँ पे होंगे, ये सब के सब कंप्लीट होंगे क्वेश्चन मैप के द्वारा वर्ल्ड वाली सीरीज में। परमा मोडेना टस्कनी है, रोम में पोप का राज्य स्थित था। नेपाल सिसिली का किस प्रकार विलय हुआ इटली के एकीकरण में। मजा आने वाली क्लास है तो वहाँ पे ही लगेगी। इटली के एकीकरण में बाधाएं देखिए, इटली की धन संपन्नता, सुदृढ़ राजनीतिक दल का अभाव, ग्रामीण समुदाय उद्देश्यहीनता। मेजिनी के बारे में पढ़ना, यंग इटली वाला, ये छोटे वाले क्वेश्चन में मैंने बता दिया था। इसने ना बहुत अच्छा काम किया था। काबूर तो क्या इसके माइंड कहलाता, इसी की प्रमुख देन थी। क्रिमिया के युद्ध में किसने सहायता भेजी थी? 15,000 सैनिकों की इसी ने भेजी थी। 1556 में वापस पेरिस समझौता हुआ था, उस समय ये गया था काबूर। बाद में गैरिबाल्डी आया था, इटली के एकीकरण की तलवार। विक्टर एमानुएल द्वितीय ना, इसका देखो पहली बार है, देखिए ये कौन था। विक्टर एमानुएल द्वितीय एक वीर सैनिक, सच्चा देशभक्त और ईमानदार था। इसने अपनी पुत्री, देखिए 16 वर्ष की पुत्री थी जिसका नाम था क्लोटाइल्ड, का विवाह नेपोलियन तृतीय के चचेरे भाई जेराम बोनापार्ट से स्वीकार किया। जो बहुत बेकार आदमी था उसके साथ अपने 16 वर्षीय कोमल पुत्री का विवाह कर दिया था। यह इतना महान था। वेनेशिया की प्राप्त की है इसने 1866 में। शेडोवा का युद्ध है ना, कहाँ पे है? हाँ तो ये वो है, वो जर्मनी के एकीकरण में। अब जर्मनी के एकीकरण में वाला क्वेश्चन है ना 13वां क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है इस वर्ष की दृष्टि से। जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण दोनों इम्पोर्टेंट है। इतने क्वेश्चन पर्याप्त है। अब देखिए हम देखते हैं डायरेक्ट 26वां और 28वां क्वेश्चन देखते हैं। इनसे बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि एक ही तो क्वेश्चन करना है, इतना लंबा वीडियो कैसे बनेगा। स्पेन का गृह युद्ध ये छोटे वाले क्वेश्चन में समझा दिया है। मुस्तफा कमाल बादशाह का भी छोटा वाला क्वेश्चन आ गया, तो वो देख के आप उस बड़ा वाला क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। चलो ठीक है, धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। इस चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें आपको बहुत बहुत अच्छी अपडेट मिलेगी। हर सब कुछ वही होगा जो यूट्यूब पे अभी तक किसी ने नहीं किया, वही सब कुछ आइडिया है मेरे पास, तो वही सबके साथ शेयर कर देंगे।